जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी हाईली डिटेल्ड और बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल की बिहेवियर मैनुअल मिलती है आपको, जिसका मकसद एक 24 साल के इंसान की टॉक्सिक आदतों को ठीक करना है। इस मैनुअल में ना स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज हैं और पूरा का पूरा एक अडल्ट नेगोशिएशन फ्रेमवर्क दिया गया है। सही है। लेकिन फिर होता क्या है कि जिसने ये गाइड बनवाई थी उसका अचानक एक करेक्शन मैसेज आता है, कहता है कि सॉरी टाइपिंग मिस्टेक थी, वो 24 का नहीं बल्कि 14 साल का है। अरे बाप रे, ये तो पूरा गेम ही बदल गया। बिल्कुल, अचानक से पूरी साइकोलॉजी और बिहेवियर चेंज करने का पूरा फ्रेमवर्क ही पलट जाता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी बेहद दिलचस्प पेरेंटिंग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन गाइड को डिकोड कर रहे हैं। और ये गाइड वाकई बहुत स्पेशल है। हाँ, क्योंकि हमारा सोर्स एक बहुत ही डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कैसे एक अडॉप्टेड टीनेजर की डीप रूटेड बुरी आदतों को सुधारा जाए, और सिर्फ सुधारा ना जाए, सोसाइटी में उसकी इमेज बदली जाए। राइट, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं करता। वही तो, ये सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का एक एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल प्लेबुक देता है। एक 24 साल और 14 साल के दिमाग में सिर्फ 10 साल का फर्क नहीं होता, एक पूरी बायोलॉजिकल और इमोशनल दुनिया का फर्क होता है। मैं आज की चर्चा के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। और देखिए, ये जो उम्र का ट्विस्ट है ना, ये इस पूरे सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। जब हम एक 24 साल के अडल्ट की बात करते हैं तो वहां आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सही बात है, वो तो खुद एक अडल्ट है। हाँ, एक अडल्ट के साथ आप सिर्फ बाउंड्री सेट कर सकते हैं, यानी अगर सामने वाले ने बाउंड्री क्रॉस की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन जब बात एक 14 साल के टीनेजर की आती है तो थोड़ा अलग हो जाता है सब। बहुत अलग। न्यूरोसाइंस कहती है कि उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, जो दिमाग का लॉजिक और डिसीजन मेकिंग सेंटर होता है, वो अभी तक पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुआ है। मतलब वो अभी प्रोसेस में है। बिल्कुल, वो एक कंस्ट्रक्शन जोन की तरह है जिसका कोई प्रोजेक्ट मैनेजर ही नहीं है। इसीलिए वहां सिर्फ बाउंड्रीज काम नहीं आती, वहां जो फ्रेमवर्क है वो बदल कर हो जाता है कंट्रोल प्लस कनेक्शन प्लस कंसिस्टेंसी। कंट्रोल प्लस कनेक्शन प्लस कंसिस्टेंसी, ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है ना? अगर एक गाइड या गार्डियन पहले वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाता तो हर रूल और हर स्ट्रिक्टनेस उस टीनेजर को एक हमले की तरह लगेगी। सोर्स मटेरियल इस पर बहुत जोर देता है कि डर पर आधारित डिसिप्लिन कभी भी लॉन्ग टर्म काम नहीं करता। तो वहां क्या चाहिए होता है फिर? वहां रिस्पेक्ट बेस्ड डिसिप्लिन चाहिए होता है, डर नहीं, रिस्पेक्ट। ये कनेक्शन वाला पहलू वाकई काफी गहरा है। मैंने उस गाइड में देखा, स्पेसिफिकली लिखा है कि रोज 20 से 30 मिनट का एक ऐसा वक्त होना चाहिए जहां कोई लेक्चर ना हो। कोई करेक्शन नहीं होनी चाहिए उस वक्त। हाँ, सिर्फ कैजुअल बातें हो, ताकि उस बच्चे के दिमाग में ये मैसेज जाए कि सामने वाला इंसान मुझे समझता है। ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे हम किसी नए नाजुक पौधे को सहारा दे रहे हो। ओह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है ना? जब हम चाहते हैं कि एक पौधा सीधा बढ़े तो हम उसे किसी रस्सी से कस के बांध थोड़ी ना देते हैं, वरना तो वो टूट जाएगा या उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। हम बस उसके साथ एक लाठी लगा देते हैं जो उसे कंट्रोल नहीं करती, बस एक डायरेक्शन देती है। एग्जैक्टली, एक दिशा देती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक प्रैक्टिकल सवाल पैदा होता है। अक्सर देखा गया है कि ये जो कनेक्शन और दोस्ती बढ़ाने का चक्कर होता है ना, हाँ। उसमें गार्डियन की अथॉरिटी चली जाती है। ये बहुत आम डर है। वही, अगर एक गार्डियन रोजाना कैजुअल बातें करके दोस्त बनने की कोशिश करेगा तो क्या वो उस रिस्पेक्ट को नहीं खो देगा जो एक घर में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जरूरी है? देखिए, ये एक नेचुरल डर है जो किसी के भी दिमाग में आएगा, लेकिन इस गाइड ने अथॉरिटी और कनेक्शन के बीच एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बैलेंस बनाया है, जिसे हम एक तरह से 80-20 रूल या 80-20 रूल कह सकते हैं। अच्छा, 80-20 रूल, ये कैसे काम करता है? गाइड क्लियर करती है कि एक गार्डियन का रोल ना किसी जेल के वार्डन का नहीं है, उसका रोल एक मेंटर का है। तो 80% वक्त आपको काम, कैजुअल और सपोर्टिव रहना है, ताकि वो इमोशनल बैंक अकाउंट भरता रहे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन बाकी के जो 20% वक्त हैं, जब बिहेवियर बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं किसी वजह से, तब बिल्कुल स्ट्रिक्ट और फर्म होना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, स्ट्रिक्ट होने का मतलब तो वही हुआ ना कि चिल्लाना या गुस्सा करना? नहीं, यहाँ स्ट्रिक्ट होने का मतलब आवाज ऊंची करना या डर पैदा करना बिल्कुल नहीं है। हाँ। क्योंकि देखिए, डर सिर्फ उस वक्त तक काम करता है जब तक अथॉरिटी
सामने खड़ी है। हाँ, जैसी पेरेंट ने पीठ घुमाई वैसे ही डर से दबाई गई आदतें और ज्यादा शिद्दत से वापस आती हैं। अंदर अगर डर पैदा नहीं करना और चिल्लाना भी नहीं है तो वो 20% स्ट्रिक्टनेस दिखे भी कैसे? मतलब उसे अप्लाई कैसे करेंगे हम? उसके लिए सोर्स ने एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल रिफ्रेमिंग का इस्तेमाल किया है। चिल्लाने की जगह आपको आई कांटेक्ट बनाना है और बिल्कुल शांत आवाज में एक डायलॉग बोलना है। क्या डायलॉग है वो? डायलॉग ये है कि मुझे तुझसे प्रॉब्लम नहीं है, तेरी इस आदत से है। ओह वाह, मुझे तुझसे प्रॉब्लम नहीं है, तेरी आदत से है। हाँ, दिमाग के नजरिए से देखें तो ये लाइन एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, जब हम किसी को उसकी गलती पर डांटते हैं ना, तो सामने वाले का ईगो उसे एक पर्सनल अटैक मानता है और वो इंसान तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। हाँ, नेचुरली। हम सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप उसकी आइडेंटिटी को इसकी आदत से अलग कर देते हैं तो सामने वाले का ईगो ट्रिगर ही नहीं होता। उसे लगता है कि आप और वो एक टीम है। और समस्या वो आदत है जिसे दोनों को मिलकर लड़ना है, राइट? एग्जैक्टली। दुश्मन आदत है, वो बच्चा खुद नहीं। ये ईगो को बाईपास करने का तरीका वाकई काफी स्मार्ट है। अब जब बेस बन गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया और हमने ईगो को भी प्रोटेक्ट कर लिया, तो ये गाइड उन प्रैक्टिकल तरीकों की तरफ बढ़ती है जो डेली लाइफ्स की कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते हैं। हाँ, अब आते हैं असल मुद्दों पर, जो स्पेसिफिक आदतें होती हैं। जैसे सबसे आम समस्या ले लीजिए, गाली देना या किसी से बदतमीजी करना। गाइड कहती है कि इस पर रिएक्ट करते हुए सिर्फ इतना बोलना है कि ऐसे बोलने से तू छोटा लगता है, स्ट्रांग नहीं। ये लाइन बहुत स्ट्रेटेजिकली लिखी गई है। वही ना, टीनेजर्स अपने स्टेटस और कूल दिखने को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। ये लाइन उनको ये रियलाइज करवाती है कि उनका अग्रेसिव बिहेवियर उन्हें सोसाइटी या दोस्तों के बीच एक्चुअली वीक दिखा रहा है। और उसके बाद भी अगर वो ना रोकें तो क्या करना है? उसके बाद बिना किसी बहस के, आवाज ऊंची किए बिना डायरेक्ट एक्शन लेना है, जैसे सीधा फोन कॉन्फिस्केट कर लेना। यही बात है। और फोन की जब बात आती है ना, तो वहां इस गाइड में कोई निगोशिएशन नहीं है। हाँ, फोन के रूल्स तो काफी स्ट्रिक्ट लगे मुझे इसमें। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल ने फोन को एक प्रिविलेज माना है, किसी का पैदाइशी अधिकार नहीं। ये बहुत क्लियर है उसमें। जैसे रात 10 बजे फोन जमा करने का रूल। हाँ, रात 10 बजे फोन जमा करना एक क्लियर बाउंड्री सेट करता है। और अगर कोई बच्चा छुपके उसे यूज करता हुआ पकड़ा जाए तो अगले दिन उस पर फुल बैन लग जाएगा। ये सीधा कॉज एंड इफेक्ट वाला मामला है। और झूठ बोलने पर भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है शायद। झूठ बोलने के मामले में एक ऐसी ही टेक्निक है जो कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग पर आधारित है। आपको गुस्से की जगह सिर्फ बोलना है कि गलती से प्रॉब्लम नहीं है, झूठ बोलने से है। सच बोलने पे पनिशमेंट कम होगी, ये लाइन पढ़ी थी मैंने। वही, असल में इंसान झूठ तब बोलता है जब उसके दिमाग में ना सच बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस का डर झूठ पकड़े जाने के डर से बड़ा होता है। ओह अच्छा, ऐसा होता है दिमाग में कैलकुलेशन। हाँ, और जब आप सच बोलने की सजा को कम कर देते हैं तो आप इफेक्टिवली दिमाग के उस फियर कैलकुलेशन को ही बदल देते हैं। लेकिन इन सब तरीकों को देखते हुए एक बात लगातार मेरे दिमाग में आ रही है। वो क्या? ये पूरा जो अप्रोच है ना, ये बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट नेगोशिएशन या हॉस्टेज नेगोशिएशन की तरह लग रहा है मुझे, जहां आप दूसरे की साइकोलॉजी से खेल रहे हैं बिना उसे ट्रिगर किए। हाँ, ये एक तरह से नेगोशिएशन ही है। पर आजकल के टीनेजर्स के पास तो इंटरनेट है ना, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। क्या उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि उनके साथ ये बिहेवियरल ट्रिक्स खेली जा रही हैं? क्या वो इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट नहीं करेंगे? ये एक वैलिड कंसर्न है। टीनेजर्स नेचुरली बाउंड्रीज को पुश करते ही हैं और सिस्टम्स को टेस्ट करते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं हम। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? इसी पॉइंट पर कंसिस्टेंसी का रूल सबसे बड़ा वेपन बनता है। देखिए, एक ट्रिक सिर्फ तब तक ट्रिक रहती है जब तक वो रैंडमली यूज की जाए। अच्छा, अगर हम उसे फिक्स कर दें तो अगर हर एक बार हर एक झूठ पर या हर एक गाली पर एग्जैक्ट सेम रिएक्शन आए बिना किसी इमोशन या बिना किसी गुस्से के, तो वो दिमाग के लिए एक इम्यूटेबल रूल बन जाता है, एक ग्रेविटी की तरह जिसे बदला नहीं जा सकता। मतलब चाहे बच्चा कितना भी स्मार्ट हो, उसे पता है कि एक्शन ए होगा तो रिएक्शन बी ही मिलेगा। एकदम सही। एक शांत और कंसिस्टेंट माहौल ना उनके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसका गाइड में जिक्र है वो है चॉइस इल्यूजन। चॉइस इल्यूजन, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है? कैसे यूज करना है इसे? दिमाग जो है ना, वो हमेशा ऑटोनॉमी या थोड़ी आज़ादी चाहता है। अगर आप सीधे ये कहेंगे कि फ़ोन बंद करो,
तो ये एक डायरेक्ट ऑर्डर है। और ऑर्डर सुनते ही दिमाग में बगावत शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और ये जो चॉइस इल्यूजन है, ये इस बगावत को ही बाईपास कर देता है। इसमें आप ऑप्शंस देते हैं जिनकी बाउंड्रीज आपने ही सेट किए हैं। एक एग्जाम्पल देकर समझाइए ना। जैसे आप उनसे पूछो कि फोन छोड़कर बुक्स पढ़ेगा या बाहर ग्राउंड में खेलने जाएगा। ओ वाह, दोनों ही ऑप्शंस में स्क्रीन टाइम तो खत्म हो ही गया। एग्जैक्टली। दोनों ही केसेस में आपने स्क्रीन टाइम ब्रेक करवा दिया। लेकिन टीनेजर के दिमाग को लगता है कि उसने खुद अपने लिए खेलने का या पढ़ने का डिसीजन लिया है। मतलब कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, लेकिन आजादी का एहसास उसके दिमाग में होता है। हाँ। ये काफी ब्रिलियंट है ना? पर ये तो हुई उन सिचुएशंस की बात जहां कॉन्फ्लिक्ट एकदम से सामने आता है। लेकिन गाइड आगे एक बहुत ही क्रूशियल मुद्दे पर आती है। कौन सा मुद्दा? देखिए, टीनेजर्स के पास ना दिन में घंटों का खाली वक्त होता है। अगर हम सिर्फ उनकी गलतियों पर ही रिएक्ट करते रहेंगे तो ये पूरा दिन किसी आग बुझाने जैसा काम हो जाएगा। फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे हम। सही पॉइंट उठाया आपने। बुरी आदत पैदा ही ना हो, जड़ से ही ठीक हो जाए। इसके लिए गाइड क्या कहती है? वहां आती है रूटीन और सिस्टम्स की ताकत। गाइड साफ तौर पर लिखती है कि खाली दिमाग और ये जो आइडल टाइम होता है ना, ये बुरी आदतों का सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है। खाली दिमाग शैतान का घर, जैसा हमारे यहाँ कहते हैं। बिल्कुल। नेचर को वैक्यूम पसंद नहीं है। अगर आप किसी आदत को खत्म करना चाहते हैं तो उस जगह को किसी और चीज से भरना पड़ता है। इसीलिए शाम को 1 से 1.5 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी जैसे जिम या कोई स्पोर्ट्स खेलना, ये मैंडेटरी बताई गई है इसमें। इसका भी कोई साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल रीजन है क्या? हाँ, इसका एक बड़ा बायोलॉजिकल रीजन है। टीनेजर्स के अंदर ना एनर्जी और हार्मोन्स का एक तूफान चल रहा होता है। जब वो फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो उनका बिल्टअप कॉर्टिजोल बर्न होता है। कॉर्टिजोल मतलब वो स्ट्रेस हार्मोन ना? हाँ वही। और उसके साथ ही उनकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे उनका गुस्सा और अग्रेशन नेचुरली कम हो जाता है। बिहेवियर को सिर्फ दबाकर नहीं रखा जा सकता, उसे आपको एक चैनल देना पड़ता है। चैनलाइज करना जरूरी है, राइट। और बिहेवियर चैनलाइज करने के लिए गाइड में एक ट्रैकर दिया है, एक बिहेवियर ट्रैकर और रिवॉर्ड सिस्टम का प्लान है। वो जो वॉल पर चार्ट लगाने वाली बात है। हाँ, कहा गया है कि दीवार पर एक A4 शीट लगानी है। उस शीट पर कॉलम्स होंगे जैसे रिस्पेक्ट, नो गाली, फोन कंट्रोल और टाइम डिसिप्लिन। फिर हर दिन ट्रैक होगा और चारों क्राइटेरिया पूरे होने पर 1 स्टार मिलेगा। 5 स्टार इकट्ठे होने पर एक छोटा रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे बाहर का फेवरेट खाना, और 20 स्टार पर कोई बड़ा ट्रीट। सही है। लेकिन सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्यों? क्या अजीब लगा इसमें? मुझे लगा ये तो बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के बच्चों वाले तरीके हैं। एक 14 साल का लंबा चौड़ा टीनेजर ऐसे स्टार चार्ट को देखकर हंसेगा नहीं? क्या ये अप्रोच उस उम्र के लिए थोड़ी चाइल्डिश नहीं है? देखिए, शुरुआत में ये सच में बिल्कुल चाइल्डिश लगता है। जब मैंने पढ़ा तो मैं खुद इस पॉइंट पर काफ़ी स्केप्टिकल था। लेकिन अगर हम न्यूरोबायोलॉजी के हिसाब से सोचें तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। किस तरह से पावरफुल है ये? दिमाग पर क्या असर डालता है? ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो उम्र भर विजुअल क्यूज और गेमिफिकेशन पर स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, चाहे आप बच्चे हो या अडल्ट। जब आप दीवार पर एक स्टार लगते हुए देखते हैं तो दिमाग में तुरंत डोपामीन रिलीज होता है। अच्छा, वही डोपामीन जो उन्हें फोन या वीडियो गेम से मिल रहा था। एग्जैक्टली वही। विजुअल प्रोग्रेस इक्वल्स मोटिवेशन। एक टीनेजर शायद मुंह से बोलकर ये ना माने कि उसे वो स्टार चार्ट पसंद है, उसे ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या फर्क पड़ता है स्टार से? बिल्कुल। लेकिन उसका दिमाग उस स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट और विजिबल रिवॉर्ड को ओपनली फॉलो करने लगता है। ये चार्ट उसकी डेली आदत का एक मिरर बन जाता है, जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो यानी ये एक विजिबल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। सामने दिखता है कि आज मैं कैसा था। हाँ। और उस गाइड में इस ट्रैक को इवैल्यूएट करने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका दिया है, वो वीकली चेक इन वाला फंडा। हाँ, वो भी काफी मैच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है। हर संडे को सिर्फ 15 मिनट के लिए बैठकर रिव्यू करना है कि इस हफ्ते कितने स्टार्स मिले। बस यही पूछना है कि इस हफ्ते क्या अच्छा किया हमने और कहाँ गलती हुई। ये वीकली चेक इन ना एक बिल्कुल नॉन जजमेंटल स्पेस बनाती है।
जहां कोई सजा या पनिशमेंट की बात नहीं होती, सिर्फ एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, शांति से। वही जब एक टीनेजर खुद अपने मुंह से बोलता है कि मुझसे वेंसडे को गलती हुई थी और मैंने गाली दे दी थी, तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीख रहा होता है। एकदम सही कहा। ये सिंपल चेक इन ना उस प्राइमरी स्कूल के चार्ट को एक बहुत मैच्योर सेल्फ अवेयरनेस टूल में बदल देता है। और गाइड ये भी स्ट्रांगली कहती है कि पनिशमेंट कभी पब्लिक में अनाउंस नहीं करनी चाहिए, ना किसी दूसरे के सामने बार बार धमकाना चाहिए। इसे साइलेंटली अप्लाई करना चाहिए बस। क्योंकि पब्लिक इंसल्ट जो है वो ट्रस्ट को हमेशा के लिए तोड़ देती है और कनेक्शन भी खत्म हो जाता है। सही बात है। सही दिशा में लगाया गया ये साइलेंट डिसिप्लिन ही उस ट्रस्ट को आगे तक बनाए रखता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक आता है। रियलिटी चेक कैसा? आप अपने घर के अंदर एक परफेक्ट सिस्टम बना सकते हैं, रूल फॉलो करवा सकते हैं, पर सोसाइटी और जो रिश्तेदार होते हैं वो आमतौर पर इंसान को पास्ट एक्शंस के बेसिस पर ही जज करते हैं। हाँ, लोग बदलाव इतनी जल्दी मानते कहाँ हैं। वही ना, एक बच्चा कल कैसा था, कितनी गालियां देता था, लोग उस पुरानी इमेज को इतनी जल्दी नहीं भूलते हैं। ये सोसाइटी का पर्सपेक्टिव चेंज करना शायद किसी भी प्रोसेस में सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इसके लिए इस मैनुअल में एक 15 से 30 दिन की फास्ट ट्रैक ट्रिक दी गई है। हाँ, वो ट्रिक बहुत प्रैक्टिकल लगी मुझे। है ना? गाइड कहती है कि सोसाइटी उतना डीपली एनालाइज नहीं करती चीजों को, वो सिर्फ ऊपरी एक्शंस देखती है। तो पहले 15 दिन ना बच्चे को सिर्फ क्लीन कपड़े पहनने को कहो, थोड़ा फेस पे स्माइल रखने को कहो, और बड़े बुजुर्गों को देखकर नमस्ते बोलना। हाँ, और छोटे मोटे काम जैसे किसी दादी का दरवाजा खोल दिया या पड़ोसी का सामान उठाने में थोड़ी मदद कर दी, ये सब करने को कहा गया है। ये एक्शंस देखने में इतने छोटे और सुपरफिशियल लगते हैं, पर इनका इम्पैक्ट देखिए, इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सोसाइटी पर इतना बड़ा होता है कि चंद दिनों में ही पड़ोसी और रिलेटिव्स आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि अरे भाई देखा, उनका बच्चा तो एकदम सुधर गया है आजकल। और सबसे बड़ी बात, जब यही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट घूमकर बच्चे तक वापस पहुंचती है तो क्या होता है? तो वो और भी ज्यादा बेहतर बनने के लिए अंदर से मोटिवेट होता है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी क्विक विंस ना सोसाइटी में एक्सेप्टेंस का रास्ता खोल देती हैं। लेकिन उसके बाद शुरू होता है असल गेम, वो 90 डे मास्टर प्लान, जो इस गाइड का सबसे बड़ा और मेन फ्रेमवर्क है। हाँ, इस प्लान को 3 अलग अलग फेजेस में बांटा गया है। जैसे फेज 1 यानी जो पहले 30 दिन होते हैं, वो होते हैं कंट्रोल और स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पेरेंट का क्या रोल रहता है? यहाँ गार्डियन का रोल एक स्ट्रिक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। सिर्फ बनाए हुए रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है। इस फेज में हम बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, सिर्फ आग लगने से रोकनी है, राइट? एग्जैक्टली, सिर्फ केओस को रोकना है। फिर उसके बाद आता है फेज 2, जो अगले 30 दिन तक यानी 31 से 7 दिन तक चलता है। इसे हम पर्सनालिटी बिल्ड फेज कहा गया है। और इसमें क्या अलग करते हैं हम? यहाँ गार्डियन का रोल उस स्ट्रिक्ट गाइड से बदलकर एक मेंटर का हो जाता है। क्रिटिसिज्म कम की जाती है और एनकरेजमेंट को बढ़ाया जाता है। अच्छा, मतलब नए स्किल्स सिखाते हैं अब? हाँ, बच्चे को नई चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे अच्छी रीडिंग हैबिट्स डालना, कॉन्फिडेंस से दूसरों के साथ आई कांटेक्ट बनाना, रिलेटिव से आराम से बैठकर बात करना सिखाना। और इस सब के बाद आता है आखिरी पड़ाव यानी फेज 3, दिन 61 से 90 तक। इसे आइडेंटिटी शिफ्ट का नाम दिया गया है, जो सबसे पावरफुल पार्ट है। बिल्कुल, यहाँ गार्डियन एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर या मेंटोर की जगह सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। कंट्रोल ऑलमोस्ट 0 हो जाता है और ट्रस्ट को मैक्सिमाइज कर दिया जाता है। अगर मैं इस पूरे 90 दिन के प्रोसेस को एक एनोलॉजी में रखूं ना, तो ये प्रोसेस मुझे किसी स्मार्टफोन या कंप्यूटर के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा लगता है दिमाग में। लेकिन ये कोई छोटा मोटा आम अपडेट नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात को थोड़ा और खोलकर समझाइए ना, इसका मैकेनिक्स यहाँ बच्चे पे कैसे फिट बैठता है। देखिए, फेज 1 बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जब हम कंप्यूटर को सेफ मोड में स्टार्ट करते हैं। सेफ मोड में कोई नया एप्लीकेशन थोड़ी ना चलता है। सही कहा, बस जरूरी चीजें चलती हैं। वही, सिर्फ सिस्टम को क्रैश होने से रोका जाता है। तो फेज 1 वही बेसिक स्टेबिलिटी है कि भाई गाली देना बंद करो और गुस्सा तोड़फोड़ बंद करो, बस सिस्टम ठीक चलने दो। समझ गया। फिर फेज 2 आता है, जहां हम सिस्टम में नए और बेटर एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स और रीडिंग हैबिट्स डालना। नई फाइल्स लोड हो रही हैं दिमाग में। एग्जैक्टली। लेकिन जब तक हम फेज 3 तक पहुंचते हैं ना, हम सिर्फ ऊपरी एप्लीकेशंस अपडेट नहीं कर रहे होते हैं, हम एक्चुअल में उस कंप्यूटर का जो कर्नल है ना, उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही दोबारा लिख रहे होते हैं। वाह, क्या एनालॉजी दिया है ना।
हार्डवेयर वही पुराना है, इंसान अंदर से वही है, लेकिन उसके अंदर का सिस्टम पूरी तरह से एक नए और पावरफुल लॉजिक पर चल रहा है। ये एनालॉजी बिल्कुल फिटिंग बैठती है यहाँ। और वो जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बदलने की बात की ना, उसी को साइकोलॉजी की भाषा में आइडेंटिटी शिफ्ट कहते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट, राइट। और सच कहूं तो ये उस पूरी गाइड का कोर सीक्रेट है। आप किसी की आदतों को तब तक परमानेंटली बदल ही नहीं सकते जब तक आप उसकी अपनी नजरों में उसकी खुद की इमेज को ना बदल दें। सही बात है। अगर बच्चा खुद को बुरा मानता है तो वो बुरा ही एक्ट करेगा। वही तो, इसीलिए गाइड स्पेसिफिकली कहती है कि बच्चे को बैड बॉय या बिगड़ा हुआ बोलना पूरी तरह बंद करना होगा आज से ही। उस नेगेटिव लेबल को माइंड से रिमूव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसे रिप्लेस किससे करना है? उसकी जगह रोजाना उसे कैजुअली ये फील करवाना है कि तू अब एक डिसिप्लिन्ड बंदा बन रहा है। जब हमारा दिमाग लगातार एक पॉजिटिव आइडेंटिटी को सुनता रहता है तो वो उसे अपना सच मान लेता है। धीरे धीरे ही सही, पर प्रोसेस होता है। हाँ, और फिर वो उस नई आइडेंटिटी के हिसाब से ही एक्ट करने लगता है। उसे अंदर के कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए उस नए ओएस के मुताबिक ही चलना पड़ता है। और इसमें एक हीरो मॉडल का भी जिक्र आया है काफी डिटेल में। वो रोल मॉडल वाली चीज? हाँ, जहां किसी बच्चे के फेवरेट एक्टर या किसी स्पोर्ट्स स्टार का रेफरेंस देकर पूछा जाता है कि सोच तेरा फेवरेट हीरो अगर इस सिचुएशन में होता तो वो कैसा बिहेव करता। ओ, ये तरीका उसे कॉन्शियसली सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस पूरे आइडेंटिटी शिफ्ट के दौरान ना एक मास्टर लाइन है जिसे लगातार रिपीट करने को कहा गया इस मैनुअल में। वो कौन सी लाइन है? लाइन है कि मैं तुझे परफेक्ट नहीं बेटर बनते देखना चाहता हूँ। ओहो, ये लाइन, ये सच में बहुत प्रोफाउंड है ना? ये लाइन वाकई में बहुत पावरफुल है। ये उस परफेक्शन का और एक फरिश्ता बनने का सारा प्रेशर उस बच्चे के दिमाग से एक सेकंड में उतार देती है और गलती करने की गुंजाइश दे देती है उसे। बिल्कुल, ये लाइन सिंपली एक्सेप्ट करती है कि भाई गलतियां तो होंगी आगे भी, बस हमारा टारगेट ये है कि आज का दिन कल से बेहतर हो। सही बात। इस मैनुअल की सबसे खूबसूरत बात ना मुझे ये लगी कि इसने सिर्फ हवा में फिलोसॉफिकल और किताबी बातें नहीं की हैं। इसने कनेक्शन, डिसिप्लिन और रूटीन का एक ऐसा प्रैक्टिकल और न्यूरोसाइंस बैक्ड ट्रायंगल बनाया है जो मिलकर किसी भी गहरी से गहरी आदत की जड़ों को आराम से हिला सकता है। अगर हम इस मैनुअल की पूरी फिलॉसफी को आखिर में निचोड़ कर देखें ना, तो आखिरी सबक बस ये निकलता है कि चाहे वो बच्चा हो या कोई बड़ा अडल्ट हो, हर इंसान वही बनता है जो वो रोज अपने बारे में सुनता है दूसरों से। इसीलिए उस गाइड में आखिर में गार्डियन को एक मास्टर पावर मूव यूज करने को बोला गया। कौन सा पावर मूव? बस एक फ्रेज बोलना है, मुझे तुझ पर भरोसा है। मुझे तुझ पर भरोसा है। ये बस कुछ अल्फाज नहीं है। नहीं, ये किसी की टूट चुकी सेल्फ वर्थ को दोबारा रीबिल्ड करने का सबसे बड़ा टूल है दुनिया में। एक जेल का वार्डन कभी किसी कैदी पर भरोसा नहीं करता, वो सिर्फ कैमरास और गार्ड्स के जरिए निगरानी करता है उस पे। सही कहा। लेकिन एक सच्चा मेंटर उस पर भरोसा करता है और इंसान के अंदर उस भरोसे को ना तोड़ने की जिद ही उसे सच में बदल कर रख देती है। कनेक्शन पहले और करेक्शन बाद में। इस पूरे सिस्टम को पढ़ना आज मेरे लिए एक नए रेवलेशन जैसा ही था सच में। आज हमने एक 14 साल की टीनेजर की डीप रूटेड आदतों को बदलने का एक पूरा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखा और उसके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझा। बिल्कुल, कैसे एक फेज 1 के सेफ मोड की बेसिक स्टेबिलिटी आखिर में एक पूरे आइडेंटिटी शिफ्ट में बदल जाती है। लेकिन इस गहरे विश्लेषण को आज खत्म करने से पहले एक ख्याल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। ख्याल? कैसा ख्याल? एक सोचने वाली बात है। देखिए, क्या ये 90 दिन का सिस्टम, क्या ये विजुअल ट्रैकर लगाना और डोपामिन लूप्स क्रिएट करना और सबसे बढ़कर ये आइडेंटिटी शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, क्या ये सिर्फ टीनेजर्स तक ही सीमित है? सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हम सभी की अडल्ट लाइफ में ऐसी कोई ना कोई आदतें तो हैं जिनसे हम अंदर ही अंदर परेशान हैं, चाहे वो फोन का स्क्रीन टाइम हो, रोज सुबह का आलस हो या किसी पे गुस्सा करना हो। हाँ, ये तो हर किसी की कहानी है। वही ना। तो अगर हम खुद को ये मुझसे नहीं होगा वाला लेबल देना आज बंद कर दें और अपने ही फोन के कवर पर एक छोटा सा A4 शीट का ट्रैकर लगा लें। ट्रैकर तो अडल्ट दिमाग पर भी काम करता ही है। हाँ, और खुद को आईने में देखकर अपने दिमाग को वही वाली मास्टर लाइन बोलें कि मुझे आज परफेक्ट नहीं, बस पिछले दिन से थोड़ा बेटर बनना है।
तो आप सोचिए क्या नतीजा निकलेगा इसका। नतीजा बहुत कमाल का हो सकता। क्या पता हमारा अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारी खुद की एक नई आइडेंटिटी बस अगले 90 दिन दूर हो हमसे। इस एक नए विचार के साथ ही हम आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।